Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. Types of constructor. ठीक है, इसमें से सबसे पहला है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि यहाँ जो ये सेक्शन जो है ये ब्लैंक है हमारा, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ लिखा हुआ है अ कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट और पैरामीटर, ठीक है, विच इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। टेक अनदर एग्जांपल, क्लास मान लीजिए मैंने यहाँ रखा है, सम नाम रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग पहले भी बनाए हैं, उसमें हम लोग क्या किए थे कि इनपुट एक लेते थे, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद प्राइवेट में, है ना, और उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू इनपुट लेके फिर उसको हम लोग सम करते थे और डिस्प्ले कराते थे, ये कॉन्सेप्ट था। बट इस बार इस प्रोग्राम को मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इनिशियलाइज करूंगा। इनिशियलाइज मतलब कि वैल्यू असाइन करेंगे, किसमें, तो वो ए और बी में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a इक्वल टू 10 सेमीकोलन एंड b इक्वल टू 20 सेमीकोलन। ये हुआ इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने बोला है सेम नेम एज क्लास नेम होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सम आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लास का नाम क्या लिखा है, सम लिखा है, ठीक है। इस एग्जांपल में हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, तो मैंने ए और बी में वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर शो करके हम नाम रहने देते हैं, ठीक है, या आउटपुट नाम दे दो फंक्शन का, आउटपुट। इसमें हम लोग कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराते हैं, देखते हैं कि आउटपुट हमारा 30 आता है कि नहीं। तो सम इक्वल टू डबल कोट्स ये लिखे, और यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन, और यहाँ पर एस को डिस्प्ले करा दिए, ठीक है। नीचे में सब कुछ ऑलमोस्ट वही है, बस क्लास का नाम चेंज कर रहे हैं हम लोग। क्लास का नाम हमारा सम था, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सम का। ऑब्जेक्ट का नाम ओबी ही रहने देते हैं, और ओबी में कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किए, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी रन कराएंगे, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने में इस बार क्या होगा कि ए का वैल्यू 10 सेट हो जाएगा एंड बी का वैल्यू 20 सेट हो जाएगा, ठीक है। हमको दिखेगा नहीं क्योंकि हम डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं उसको, सिर्फ सेट होगा, इनिशियलाइज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज होना। और यहाँ पर हम लोग ओबी डॉट आउटपुट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ओबी डॉट आउटपुट कॉल करेंगे, कंपाइल कर लेते हैं एक बार, 0 एरर है, ठीक है, सब वेरिएबल पर डिक्लेयर किए हुए थे। रन करेंगे तो सम इक्वल टू 30 आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तब इसके अंदर गया होगा, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल में कुछ नहीं लिखे हैं हम लोग, सिंपल ए बी लिखे थे और कहीं भी इनपुट नहीं लिए हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा कि जब ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तो सबसे पहले इसके अंदर गया होगा, इसके अंदर गया तो उसको क्या मिला, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, तो इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद फिर ओबी डॉट आउटपुट क्या हुआ, कॉल किए तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट के पास गया, ए बी का वैल्यू उसको असाइन हो चुका था, कैलकुलेट किया और यहाँ पर क्या किया, उसको डिस्प्ले करा, ठीक है। मेन है नेक्स्ट आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाम में ही आपका पैरामीटर वर्ड है, इसका मतलब है वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट हो, ठीक है, मतलब पैरामीटर पास किए हो, मतलब आर्गुमेंट देने हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं कैसे होता है। तो अगर इसमें आप पैरामीटर पास कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में, तो आपका वो क्या कहलाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर का रूल चेंज नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज क्लास नेम, वो सब अभी भी वही है, ठीक है। बस अगर आर्गुमेंट पास हुआ है तो वो कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है तो वो कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बट जब आर्गुमेंट पास हुआ, ठीक है, तो हम लोग उसको आर्गुमेंट कैसे देंगे, कहाँ देंगे। तो अभी तक हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते थे, आप नोटिस कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट सिंपल हम लोग बनाते थे इस तरह से, टेस्ट ओबीजे करके, है ना, मतलब कि ओबीजे के बाद और कुछ नहीं होता था। बट अब आप देखिए कि अगर हम लोग को आर्गुमेंट पास करना है तो हम ओबीजे के ब्रैकेट में ही वैल्यू पास करेंगे,
ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके ब्रैकेट में ही वैल्यू पास करेंगे। तो वो जो 20 है वो पास हो जाएगा आपका इसके m के पास। ठीक है, m लेके अंदर गया और m का वैल्यू किस में असाइन हो गया, s में। तो इस s का वैल्यू क्या सेट हो गया, 20। तो अभी मैंने जैसे सम ऑफ टू नंबर्स जो अभी हम लोग बनाए, इसको हम लोग अभी हम लोग पैरामीटर से भी देखेंगे बना के। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मेन में ही हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे। अब दो वैल्यू पास करना मान लीजिए, तो obj 20, 30 यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है, तो पैरामीटर्स एंड डिफॉल्ट ये एकदम क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट कि जिसमें आर्गुमेंट पास नहीं होता है वो डिफॉल्ट कहलाता है, जिसमें आर्गुमेंट पास होता है उसको हम लोग पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यही सम ऑफ टू नंबर्स जो हम लोग बना रहे थे, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिया था जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। अब हम इसका नाम लिख सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं इसमें एक और सम नाम से ले रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आर्गुमेंट पास करूंगा। तो आर्गुमेंट में मैंने वेरिएबल का नाम x लिखा, कॉमा, दो आर्गुमेंट चाहिए तो इंट करके मैंने y लिखा। सबको फंक्शन में, इसलिए फंक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सो दैट कि आगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में कभी भी फंक्शन लिखना पड़े आर्गुमेंट के साथ तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहे कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो सम में अब क्या करेंगे कि x वैल्यू एक आएगा जो नीचे मेन फंक्शन से आएगा, उस x के वैल्यू को a में असाइन करेंगे। तो a इक्वल टू लिखेंगे x सेमीकोलन। जब यही वैल्यू अगर असाइन हो रहा है, मान लीजिए y जो आ रहा है वो हम लोग असाइन करना है b में, तो लिखेंगे b इक्वल टू y। इसमें गलती करने का चांस होता है बहुत लोगों का, गलती से वो लिख देते हैं x इक्वल टू a। तो आप समझिए बात को कि a में असाइन करना, जिसमें असाइन करना होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं। ठीक है, और जो आ रहा होता है उसको राइट साइड। हम लोग a इक्वल टू 5 लिखते हैं, 5 इक्वल टू a नहीं लिखते हैं, है ना। तो जिसमें असाइन करना उसको लेफ्ट साइड लिखिएगा हमेशा। ये आपका कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस वाले में क्या है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास है, एक भी हो सकता था, दो भी हो सकता था। हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट दो आर्गुमेंट का है तो कॉमा देके हम लोग पास कर दिए। इंट हो, फ्लोट हो, आपको जैसा लिखना हो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में आप नोटिस करो मैंने दो कंस्ट्रक्टर एक ही में ले लिया, मतलब कि डिफॉल्ट भी हम रखे हैं इसमें, पैरामीटराइज भी रखे हैं। ठीक है, और आउटपुट फंक्शन तो एक ही लिखे हैं a प्लस बी। ठीक है, जो कि हमको सम देना चाहिए। तो एक ही प्रोग्राम में दो कंस्ट्रक्टर को ही ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ही प्रोग्राम में दो तीन जितना कंस्ट्रक्टर लेना चाहे ले सकते हैं। तो सेम क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तब सेम नाम का है। नीचे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग एक ही नहीं, दो तीन चार जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम लोग इंट का जितना चाहे उतना वेरिएबल ले सकते हैं ना, एक्स वाई जेड कॉमा देके लिखते रहते हैं, सेम वैसे ही किसी क्लास का जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए कि मैंने जब पैरामीटर्स और डिफॉल्ट दोनों लिया है, तो अभी अगर मैं इसको रन कराऊं, ठीक है, पहले हम लोग अभी इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। कंपाइल कर लिए, पहले रन कराते हैं। देखिए अभी भी सम 30 आ रहा है, इसका मतलब है a इक्वल टू 10 ले रहा है और b इक्वल टू 20 ले रहा है। ठीक है, क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। ठीक है, तो जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस कंडीशन में ये कॉल करेगा किसको, तो जो नो आर्गुमेंट वाला, मतलब कि जो डिफॉल्ट है, क्योंकि डिफॉल्ट वाले में कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, तो ये वाला एक्टिवेट होगा। कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ मैं कमेंट साइन में लिख रहा हूँ एक्टिवेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलोगे पैरामीटराइज्ड हम बना के तो रख दिए बट एक्टिवेट तो करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर का नियम क्या पढ़े हम लोग, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो मैंने क्रिएट किया, बट क्रिएट किया तो इसमें से ये सिर्फ कॉल किया किसको, डिफॉल्ट वाले को। क्यों, क्योंकि मैंने जब क्रिएट किया ऑब्जेक्ट तो उसमें मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, और कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए तो ये खोजेगा कि कोई बिना आर्गुमेंट वाला कौन सा है, तो वो उसके किसके पास गया, इसके पास। तो इसलिए ये सिर्फ एक्टिवेट हुआ, नीचे वाला एक्टिवेट नहीं हुआ। बट वही अगर मैं फिर से ऑब्जेक्ट बनाऊं,
सम OB, मान लीजिए पहला वाला का OB1 रख देते हैं नाम, इसका नाम OB2, ठीक है, जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और इसके ब्रैकेट में हम इस बार वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 5, ठीक है, कॉमा 10 सेमीकोलन। तो एक और ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये एक्टिवेट करेगा पैरामीटराइज्ड को। क्यों? क्योंकि इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 आर्गुमेंट पास है, तो ये ऊपर जाके खोजेगा कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 आर्गुमेंट है, तो उसको मिला, उसके अंदर गया, मैंने x में क्या वहां दिया है 5 दिया है, तो a में क्या चला जाएगा 5, y में मैंने क्या पास किया है 10, तो यहाँ पर b में क्या चला जाएगा 10, ठीक है। अब मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो आप देखना अभी भी आउटपुट सिर्फ आएगा आपका सम इक्वल टू 30। पहले तो एरर चेक, अच्छा एरर तो ये आया, मैंने OB1 कर दिया था ना, तो यहाँ पर OB1 ही रखेंगे ना, ठीक है। अभी भी आप देखोगे सम इक्वल टू 30 ही आ रहा है, ठीक है, सम इक्वल टू 15 वाला नहीं आ रहा। तो अभी तक का जो मैंने स्टेप लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट किया है, ठीक है। क्या आपने आउटपुट कॉल किया? आप देखिए आउटपुट कॉल किए हैं OB1 से, तो OB1 डॉट आउटपुट कॉल कर रहे हैं, तो OB1 के कंडीशन में कौन सा कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हुआ था? डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट वाले में A और B का वैल्यू क्या है 10 एंड 20, तो उसके हिसाब से आंसर आया 30, ठीक है। जिसमें आपने पैरामीटर पास किया है उस ऑब्जेक्ट का नाम आपने क्या रखा OB2, तो क्या आपने OB2 कॉल किया है? OB2 करके आउटपुट नहीं कॉल किया है, तो आपको लिखना पड़ेगा OB2 डॉट आउटपुट सेमीकोलन। अब आप देखिए आपको सम इक्वल टू 30 भी दिखेगा एंड सम इक्वल टू 15 भी दिखेगा। स्लैश नहीं यूज किए इसलिए अगल बगल आ रहा है, ठीक है, सम इक्वल टू 30 एंड सम इक्वल टू 15। तो पैरामीटराइज में पैरामीटर पास होता है, इसका काम भी वैल्यू ही असाइन कर रहा है। हम लोग यहाँ से जो भेज रहे हैं वो वाला असाइन कर रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है कि जो पहले से सेट है वो वाला असाइन कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें पहले से पता है कि यही वैल्यू फिक्स रखना है इनिशियली, उसको हम लोग डिफॉल्ट में लिखेंगे। जिसमें आपको पहले से कंफर्म नहीं है, आपको यूजर से लेना है और आपको भेजना है, तब उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा पैरामीटराइज वाला यूज कीजिएगा, तो फिर वो एक्टिवेट होगा। और आप नोटिस करो हर एक का अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जिस दिन हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हम डिस्कस किए थे कि एक स्टूडेंट है, तो उसमें एक रोहन है, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सोनी एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो दोनों एक अलग है ना, रोहन और सोनी एक तो नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। तो और बिहेव दोनों का अलग होगा, लेकिन है दोनों स्टूडेंट। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, OB1 भी सम ही है और OB2 भी सम के लिए है, ठीक है, बट दोनों का बिहेव अलग हो रहा है, क्योंकि वैल्यू अलग है तो दोनों बिहेव अलग करेगा। तो एक ही क्लास का मोर देन वन हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसमें अगर कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट करना हो तो पैरामीटर वाले में अगर एक पैरामीटर है तो एक ही पैरामीटर पास करके आप उसको कॉल कर सकते हैं, तो वही वाला एक्टिवेट होगा। विदाउट वाला है मतलब विदाउट पैरामीटर मतलब डिफॉल्ट, तो आप नॉर्मली OB1 जैसे मैंने कॉल किया वैसे कीजिए, बगल में मैंने कमेंट साइन भी दे दिए, तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कॉलिंग पे ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं सो दैट कि और क्लियर हो चीजें। रेक्टेंगल का करते हैं इस बार, ठीक है, और इस बार हम लोग पैरामीटर से बनाते हैं, इस बार हम लोग डिफॉल्ट नहीं रखते। इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ कभी हमको सिर्फ पैरामीटर ही लेना है तो पैरामीटर ले सकते हैं, डिफॉल्ट हटा सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन में हम लोगों को एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन है, ठीक है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मान लीजिए हम लोग करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम रेक्टेंगल एक ले लेते हैं, ठीक है, इंट में हम लोग एक L ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं, एक एरिया निकालना और एक पेरीमीटर भी हम लोग निकालेंगे, मतलब कि दो अलग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम ये डिफॉल्ट को हटा देते हैं। पब्लिक में हम सिर्फ रखते हैं जो कि पैरामीटर पास करेगा, और ऑब्वियस बात है क्लास का नाम रेक्ट है तो आपका कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या हो जाएगा रेक्ट। यहाँ पर ये सेम रहने देते हैं XY, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको X का L में पास कर देते हैं एंड Y का B में पास कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग रिटर्न सब लोग पढ़े हुए हैं ना,
रिटर्न हम लोग यूज़ किए थे जो हम लोग डिफाइन ए क्लास पढ़ाए थे उसमें। तो हम लोग चलिए रिटर्न से बनाते हैं इसको कि इंट करके ये रिटर्न करेगा, मतलब आउटपुट यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, सी आउट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न करेगा ये कहाँ पर, जहाँ से ये कॉल हुआ है। तो थोड़ा चेंज करके हम इसको बना रहे हैं। इंट करके मैंने लिखा एरिया, जिसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, एल इंटू बी होता है, सबको फॉर्मूला पता है। तो हम ए इक्वल टू एल एस्टिक बी लिख दिए सेमी कॉलम, और यहाँ डिस्प्ले नहीं करा के इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ए, ठीक है। जो रिजल्ट को आप डिस्प्ले कराते हैं उसी को हम लोग क्या कर दिए, रिटर्न किए। अब रिटर्न में इंट ही क्यों लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इंट को इंट से इंटू करेंगे तो क्या होगा, इंट ही आएगा, तो आप इंट लिखिए, ठीक है। बट मान लीजिए इंट से इंट को डिवाइड करना होता, तब उस कंडीशन में चांस था कि फ्लोट में आ सकता था, तब आप यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या लिख देते, इंट की जगह फ्लोट। इस तरह से हम लोग रिटर्न टाइप को यूज करते हैं। सेम वैसे ही इंट करके मैं पेरी भी लिख देता हूँ, ठीक है। इससे रिटर्न का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को। और p इक्वल टू जो फॉर्मूला था 2 एस्ट्रिक l प्लस b लिख दिए और रिटर्न लिख दिए, ठीक है। रिटर्न में हम लोग क्या किए हैं, इस बार p लिख दिए। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू जो l और b को चाहिए था उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया, और जो निकालने के लिए बोला गया एरिया एंड पेरीमीटर उसको मैंने यहाँ पर अलग अलग असाइन करके क्लास में रख दिया। क्लास का नाम है रेक्ट, ठीक है। अब क्लास का नाम रेक्ट है तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रेक्ट का ही बनाएंगे, ठीक है। OB1 ही नाम रखते हैं मान लीजिए। बट OB1 में अब तो यहाँ पर आपका ये नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है आपका, ठीक है। तो पैरामीटराइज्ड है, तो पैरामीटर के लिए हम इसको पैरामीटर पास करते हैं, मान लीजिए 2,4, ठीक है। बाकी को भी हम हटा देते हैं, एक बार पहले इतना को देख लेते हैं क्या हो रहा है। और OB1 नाम है, OB1 के थ्रू हम लोग को दो फंक्शन है अंदर में, एक फंक्शन का नाम है एरिया और एक फंक्शन का नाम है पेरी। किसका वो फंक्शन है, OB1 का ही है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत सारा फंक्शन हो सकता है कि नहीं, जैसे आप कार एक क्लास है, कार में ऑब्जेक्ट है एक आपका मारुति, ठीक है, ऑल्टो। तो ऑल्टो के बहुत सारे फंक्शन है, क्या एक्सीलरेट कर सकता है, हॉर्न बजाएगा आपका, प्ले ये होगा आपका, लाइट्स ऑन होगा, ठीक है, ब्रेक है, ये सब अलग अलग फंक्शनलिटी है। तो वैसे एक क्लास है हमारा रेक्ट जिसके दो फंक्शंस हम लोग को एक्टिवेट करना है। तो ऑब्जेक्ट OB1 है, ऑल्टो है, तो ऑल्टो का ही एरिया, ऑल्टो का ही पेरीमीटर है ना, ऑल्टो का ही ब्रेक, ऑल्टो का ही एक्सीलेटर। तो इसीलिए हम लोग उस फंक्शन को OB1 अगर दिए हैं तो OB1 करके हम कॉल करेंगे, ठीक है। और इस बार ये डिफ़ॉल्ट को नहीं कॉल करेगा, किसको करेगा, पैरामीटराइज्ड। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OB1 है। अभी मैंने क्या नाम भरा, OB1, उसको मैंने 2 और 4 पास किया, तो रेक्ट के OB1 के थ्रू x और y में 2 and 4 चला गया, उससे l और b में वैल्यू 2 and 4 सेट हो गया। अब OB1 से ही एरिया कॉल करेंगे तो कैलकुलेट करेगा ना GLB, वही OB1 से पेरी कॉल करेंगे तो LB को वैल्यू पास किए ही हुए हैं, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो A और P में कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही। मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद डिस्प्ले होगा कि नहीं। चलिए बताइए आप ही लोग, डिस्प्ले किससे होता है, कहीं भी इस प्रोग्राम में सी आउट हम लिखे हैं अभी तक, कहीं भी इसमें सी आउट है लिखा हुआ, देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो सी आउट लिखते थे वो नहीं लिख के मैंने क्या अभी डिस्कस किया कि रिटर्न किए हैं। तो रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से वो कॉल हुआ है, मतलब यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। एरिया को मैंने यहाँ कॉल किया, इसको क्या बोलते हैं, कॉल करना, सब लोग पढ़े हैं कॉलिंग। तो जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको रिटर्न करेगा। मतलब इस पूरे का वैल्यू जो है, ये जो OB1 डॉट एरिया है, इसका वैल्यू आएगा 2 into 4 है ना, तो 8 आएगा। मतलब इस पूरे का आंसर आएगा 8। बट आप उस 8 को डिस्प्ले कराओगे कहीं, ठीक है, कहीं स्टोर करोगे, उस जो 8 आया उसको आप सी आउट यूज़ करोगे तब ना डिस्प्ले होगा। मैं अगर इसको डायरेक्ट अभी रन कर रहा हूँ तो ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं आएगा, आप देखिए ब्लैंक है, ठीक है। बट इसी एरिया को, क्योंकि ये देखो रिटर्न वर्ड एकदम क्लियर, रिटर्न मतलब जो रिजल्ट P, अब P में कुछ आया है तो 8 आया है, 10 आया है, 20 25 कुछ भी आया है, उसको रिटर्न कर रहा, कहाँ, जहाँ से कॉल हुआ था। तो यहाँ पर अगर कॉल हुआ है
तो यहाँ पर वैल्यू कुछ ना कुछ आया, इस पूरे का वैल्यू एक आया, उसको आप क्या करो डिस्प्ले करा दो। तो डिस्प्ले कराने का तरीका है आप इसी में सी आउट लिख दो ऐसे करके और लिख दो एरिया इक्वल टू, तो OB1 डॉट एरिया कॉल हो जाएगा और यहाँ पर एरिया इक्वल टू करके जो भी ऊपर से आएगा वो यहाँ पर क्या करेगा आउटपुट दिखाएगा। तो सी आउट में ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि ये कॉल किया, ये OB1 किसका है रेक्ट का, तो ये रेक्ट के पास गया, खोजा OB1 को, ठीक है, और वहाँ पर वैल्यू क्या किया, एरिया को फाइंड आउट किया, ठीक है, LB का वैल्यू पहले से असाइन था, कैलकुलेट किया, एक्टिवेट हुआ, रिटर्न किया तो यहाँ पर वो वैल्यू आ गया और वो रिटर्न को हम सी आउट के अंदर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिटर्न का वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। सेम वही हम करेंगे सी आउट करके, स्लैश एन यूज कर लेते हैं इस बार, ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं पेरीमीटर इक्वल टू। तो हम लोग जो वेरिएबल लिख के जो करते थे उसी की जगह हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो कॉल करके भी हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे तो आपका प्रॉपर्ली एरिया एंड पेरीमीटर दोनों का आंसर आएगा। शायद एक स्पेस दे दिए इसलिए यहाँ पर गैप दिख रहा है स्पेस, बट आंसर आपका आया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी किए, मतलब कैलकुलेटिव, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ये किए कि हम रिटर्न करके आपको बताएं, ठीक है।